गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। बिना नोटिस पुलिस गिरफ्तार कर ले तो क्या करें, BNSS सेक्शन 35। आज इसी पे आपको कानूनी जानकारी दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं धारा 35 पर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की पुलिस कब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, उसमें जो कानूनी प्रावधान दिए गए हैं और 35 की उपधारा 3 का जो नोटिस के बारे में बताया गया है कि यदि 7 साल या 7 साल से कम की सजा के मामले हैं तो पुलिस को पहले धारा 35(3) का नोटिस देना होगा। और यदि वो व्यक्ति जिसको नोटिस दिया जाता है उस नोटिस का पालन करता है, उपस्थित होता है, कार्रवाइयों में सहयोग प्रदान करता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अरनेश कुमार में जो दिशा निर्देश दिए गए वो इसी के संबंध में दिए गए। इसके ऊपर मैंने कल ही एक वीडियो स्पेशल अपलोड किया है। आज के वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 महत्वपूर्ण जजमेंट्स आपको बताऊंगा। जो अरनेश कुमार में जो दिशा निर्देश दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट, दूसरा D के वसु सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, जिसमें गिरफ्तार करने से पहले पुलिस अधिकारी को क्या क्या जरूरी कार्रवाई करना और आवश्यक है, और उसमें 11 दिशा निर्देश दिए गए हैं गिरफ्तारी के, जिनका पालन करना आवश्यक है। ऐसा ही नहीं कि किसी को सीधे घर से उठा कर लिया, पूरा उसमें गाइडलाइन दी गई। रिश्तेदार को सूचना दी जाएगी, पंचनामा या बनाया जाएगा, रिपोर्ट तैयार की जाएगी, पूरी डिटेल जानकारी। तो 3 जजमेंट की सर मैं आपको जानकारी दूंगा। अरनेश कुमार, D के वसु, और एक जजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है सत्येंद्र कुमार अंतिल, जिसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया था अभी 8 दिन पहले ही, कि व्हाट्सएप पर धारा 35(3) का नोटिस सामान्य सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया है। उसको जो तामील कराने की प्रोसेस है उसी तरीके से तामील कराया जाएगा। लेकिन इसमें भी ये महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए हैं कि यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो वो जमानत व्यक्ति पाने का उसको अधिकार प्राप्त होता है। और ये जो जजमेंट मैंने आपको 3 बताए, कहीं ना कहीं ये जमानत में भी लाभकारी होंगे। और उसके बाद सर यदि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, तो गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, तब वहां पर हमें आवेदन लगाना होगा जमानत का। तो जमानत के आवेदन की ड्राफ्ट भी आपके लिए मैंने तैयार की है। क्योंकि पुलिस गिरफ्तार करने के बाद रिमांड की मांग करेगी तो हम रिमांड पर आपत्ति भी करेंगे, तो उसी आवेदन में हम आपत्ति भी लिख देंगे और उसी में हम जमानत की भी मांग कर लेंगे। अब पुलिस के द्वारा क्या क्या अनियमितताएं की गई है, ये केस डायरी का अवलोकन जज साहब के द्वारा किया जाएगा। D के वसू में जो 11 दिशा निर्देश दिए गए गिरफ्तारी के, क्या उनका पालन किया गया? अगर नहीं किया गया तो जमानत का अधिकारी होगा। सत्येंद्र कुमार अंतिल में जो नियम बताए गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने ईमेल पर और व्हाट्सएप पर नोटिस भेज दिया और जो है कि उसने देखा भी नहीं और उसको गिरफ्तार करके ले आया, जमानत का अधिकारी हो जाएगा। उसके बाद दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, अभी मैंने जो आपको बताए थे, जो सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है अरुणेश कुमार का, कि उसमें जो मुख्य निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का, उनका सिद्धांतों का पालन किए बगैर यदि कार्रवाई की गई तो व्यक्ति को जमानत का अधिकारी होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि वैसे तो नियम बना दिए गए हैं, लेकिन मैं जो वीडियो में जो आपको जानकारी देने जा रहा हूँ उससे हटकर एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, शो हो गया गिरफ्तारी। अब जब गिरफ्तारी शो हो गई है, गिरफ्तारी पंचनामा बना लिया गया है, तो पुलिस को फिर सीधी सी बात है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करना होगा। क्योंकि धारा 58 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधान दिए गए हैं। इसके ऊपर मैंने अभी 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया है, चैनल पर अपलोडेड है। यदि पुलिस ले जाती है और थाने पर बैठा कर रख देती है बगैर गिरफ्तारी करे, तब आपको धारा 58 के तहत मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष आवेदन देना होगा। वहां निवेदन करना होगा कि पुलिस अधिकारी के द्वारा बिना गिरफ्तारी शो करे ऐसे ही थाने पर बैठा कर रख रखा है, उसको तलब किया जाए तो माननीय न्यायालय नोटिस जारी करेंगे, उसको थाने से कोर्ट पर बुलवाया जाएगा। और यदि वो माननीय न्यायालय को लगता है कि ये गलत तरीके से इसको अरेस्ट किया गया है और इसका उसमें कोई भी भूमिका नहीं है, उसको जमानत पर भी छोड़ दिया जाएगा। ये जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे उस संबंध में दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे ही बिठा रखा है तो वो हमें यहाँ ये प्रोसेस अपनाना होगी। ये पूरा डिटेल आवेदन और ड्राफ्ट अभी 2 दिन पहले ही धारा 58 पे 3 दिन पहले ही मैंने मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड किया, आप वहां देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि धारा 35(3) का उल्लंघन करते हुए यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, मतलब बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए, तब हम क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कानूनी कार्रवाई को 3 स्टेप में समझेंगे सर।
वो सब कुछ डिटेल जानकारी मैंने डिजिटली बुक में आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है। जब ये तीनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट, आइडल ड्राफ्ट और ये कार्रवाई आगे क्या क्या की जाएगी, वो सारी डिटेल जानकारी मैं आपको डिजिटली बुक के अंदर से देता हूँ। आइए सर, लेट्स को। ये जो अब जो धारा सर 35 की उपधारा 3 है, पहले ये धारा 41 थी, आपको ध्यान रखना है दंड प्रक्रिया संहिता में। यदि पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 की उपधारा 3, जो पहले 4141A थी, के तहत अनिवार्य लिखित नोटिस दिए बिना किसी व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सजा वाले मामले में सीधे गिरफ्तार कर लेती है, तो वह गिरफ्तारी कानून की नजर में पूर्णतः अवैध होगी और असंवैधानिक मानी जाएगी। अब ऐसी स्थिति में आरोपी को तुरंत रिहा कराने, पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करने और पुनः सामान्य जीवन जीने के लिए कानूनी जो रणनीतियां और धाराएं बताई गई हैं, उसमें जो है कि लैंडमार्क जजमेंट भी मैंने आपको बताया। तो इसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति के साथ बन जाती है, तो यदि कानून का उल्लंघन कर दिया गया है और पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसको पूर्णतः कानूनी रूप से असंवैधानिक माना जाएगा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का भी सर इसमें उल्लंघन माना जाएगा। इसी स्थिति में त्वरित रिहाई, दोषी पुलिस अधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई और पुनर्वास के लिए कानूनी प्रक्रियाएं दी गई हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 1 है, कदम नंबर 1 है, रिमांड के समय मजिस्ट्रेट के समक्ष आपत्ति, सेक्शन 57 एंड 58B NSS। जब पुलिस आरोपी को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, तो अधिवक्ता को तुरंत रिमांड का विरोध करते हुए आवेदन देना चाहिए। मतलब सीधी सी बात यह है कि धारा 58 में 24 घंटे के अंदर पेश करने का है प्रावधान, और पुलिस के द्वारा जो है कि रिमांड का आप विरोध करें। धारा 58 के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया है सर मैंने, आवेदन की ड्राफ्ट भी है। तो ये 24 घंटे के अंदर पेश करने के प्रावधान के बारे में है। इसके ऊपर आवेदन भी लगाया जा सकता है। वो आवेदन की जो प्रोसीजर है मैंने पिछली वीडियो में सर बताई है कि यदि ऐसे ही थाने पर बिठा कर रखते हैं और पुलिस पेश नहीं करती है, तो आप इस आवेदन के तहत और भी कुछ एक धाराएं आप चाहें तो साथ में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जमानत का आवेदन की धारा है, वो भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। एक प्रोसीजर है सर ये, आदेश तो अंतिम माननीय न्यायालय के द्वारा ही दिया जाएगा। तो इसमें जो कानूनी आधार है कि मजिस्ट्रेट को आप अवगत कराएं कि पुलिस ने धारा 35(1) की शर्तों का पालन नहीं किया है और नई धारा 35(3) का नोटिस दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि यदि पुलिस इन धाराओं का पालन नहीं करती है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा में नहीं भेजेंगे और उसे तुरंत जमानत पर रिहा करेंगे। तो आप ये धारा 58 का भी हवाला आप दे दें, धारा 35(3) का भी उस आवेदन का अंदर हवाला दे दें, क्योंकि जब ये नहीं किया गया है तो जाहिर सी बात है कि केस डायरी में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो माननीय न्यायालय जब केस डायरी का अवलोकन करेंगे और पाएंगे कमी पाई जाती है उसमें, तो बराबर आपको वहां पर जमानत मिलने का अधिकारी आप होंगे। उसके समर्थन में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का मैंने आगे दिया है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट आएगा सर इसमें, हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल करना, आर्टिकल 226 के तहत। यदि रिमांड मंजूर हो जाता है और आपको जमानत नहीं दी जाती है, कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है, तब पुलिस अवैध रूप से थाने में बैठा कर रखती है, तब संविधान के अनुच्छेद 226/32 के तहत उच्च न्यायालय में इसको दायर किया जाता है। इसमें जो है कि दर्शाया जाएगा कि प्रक्रियात्मक नियमों का पालन न करने के कारण यह गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आएगा सर, धारा 482, मतलब जो अब धारा 528 BNSS हो गई है, इसके तहत याचिका दायर करना कि इसमें अवैध रूप से दर्ज FIR और प्रक्रियात्मक उल्लंघन के आधार पर हाईकोर्ट के समक्ष पूरी कार्रवाई को रद्द कराने और अंतिम जमानत पाने हेतु तो आवेदन किया जा सकता है। तो ये 3 प्रक्रिया हो गई सर आपकी। अब हम इसमें देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। नंबर 1 है अर्नेस्ट कुमार बनाम बिहार राज्य। इसमें जो सिद्धांत बताए गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 7 साल से कम सजा वाले मामलों में नोटिस दिए बिना सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी। यदि कोई पुलिस अधिकारी बिना कारण दर्ज किए या बिना नोटिस दिए गिरफ्तार करता है, तो हाईकोर्ट द्वारा न्यायालय की अवमानना और विभागीय कार्रवाई का भागी होगा। ये इसमें बताया गया है मुख्य सिद्धांत। और इसी प्रकार से अगला जजमेंट है सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI। इसमें खास तौर से बताया गया है कि धारा 35(3) का जो नोटिस है, वो व्हाट्सएप पर, ईमेल पर नहीं दिया जाएगा। वो मैनुअल तरीके से जो प्रोसेस का तरीका है वैसे ही दिया जाएगा, विशेष तौर से बताया गया। ये भी एक जमानत का आधार हो सकता है। या उसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए जमानत के संबंध में
कि सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के फैसले को पुनः दोहराते हुए कहा कि 41(1) सीआरपीसी अब 35(3) का पालन न करने पर आरोपी जमानत का हकदार हो जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट पुलिस की अवैध गिरफ्तारी को मंजूरी देकर अपनी मोहर नहीं लगा सकती। इसी प्रकार से तीसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट डी के वसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR 1997 ACC 610 बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है सर। 11 निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन गिरफ्तारी से पहले किया जाना बेहद जरूरी है। गिरफ्तारी के समय प्रक्रियात्मक नियमों का पालन न होना असंवैधानिक है और पीड़ित व्यक्ति राज्य पुलिस से मुआवजे का हकदार है। डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का यह ऐतिहासिक फैसला है जो हिरासत में होने वाली हिंसा, कस्टोडियल वायलेंस और मानवाधिकार के हनन को रोकने के लिए दिया गया था। इसमें जो मुख्य बातें हैं सर, मैं इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सर, पूरे 11 मुख्य आधारों पर। हम इसमें सामान्य जानकारी आपको दे दूं कि गिरफ्तारी का कारण, मेमो, सूचना देना, मेडिकल जांच और वकील से मिलने का अधिकार, ये सब चीजें इसमें सर महत्वपूर्ण बताई गई हैं। इसी प्रकार से दोषी पुलिस अधिकारी, यदि कोई पुलिस अधिकारी के द्वारा पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई और मुआवजा, सामान्य जीवन की बहाली, अवैध गिरफ्तारी के कारण व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंचती है उसकी भरपाई और सामान्य जीवन जीने के लिए निम्नलिखित आप कदम उठा सकते हैं। नंबर 1 है मानवाधिकार आयोग में शिकायत करें। वरिष्ठ अधिकारियों को आप शिकायत करें। 175(4) मतलब 175(4), 173 में आएगा सर वो। 173(4) में पुलिस अधिकारियों को, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आप शिकायत करें। मानहानि और हर्जा खर्चे का दावा आप लगाएं। चौथा है कोर्ट में प्रस्तुत करने हेतु आइडल ड्राफ्ट। यदि ऐसी स्थिति बन जाती है तो एक आइडल ड्राफ्ट है सर, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही के यही आप उठाकर वहां लिख दें। जैसे भी मामले हों, धारा भी मैंने लिख दी है, जरूरी नहीं आप यही धारा लिखें, आगे पीछे जो धारा उचित लगती है वो धारा लिख दें। लेकिन मैंने एक आइडियल ड्राफ्ट आपके सामने रख दी है कि ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार से आवेदन दिया जा सकता है। ऊपर न्यायालय का नाम लिख दें, पुलिस थाना लिख दें आप, आरोप शासन विरुद्ध आरोपी पूरा जो भी लिखते हैं। अंतर्गत धारा 479, 480 BNSS, पहले ये धारा 436, 437 थी सर सीआरपीसी में। जमानत के जब हम आवेदन लगाते थे 437 में ही लगाते थे। अब धारा बदला गई है, सिर्फ प्रोसीजर वही है। और 35(3) भी आप लिख दें क्योंकि इसका पालन नहीं किया गया। जमानत एवं रिमांड निरस्त किए जाने हेतु आवेदन पत्र, दो ही मांग मैंने इसमें लिख दी है। आपके मामले में जैसा उचित लगे आप उस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें माननीय महोदय, आवेदक की ओर से, आवेदक अभियुक्त की ओर से निम्नानुसार निवेदन है। नंबर 1, यह कि अभियुक्त को पुलिस द्वारा दिनांक को बिना किसी वैध आधार के गिरफ्तार किया गया है। नंबर 2, यह कि अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज कथित अपराध में कानूनन अधिकतम 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान इसमें बताया गया है। नंबर 3, धारा से पता लग जाता है यह कि पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 की उपधारा 3 के अंतर्गत कोई लिखित नोटिस शामिल नहीं कराया गया है और न ही उसे जांच में शामिल होने का अवसर दिया गया है। नंबर 4, जो जो उसमें कमियां आती हैं, जो जो आपको आधार मिलते हैं गिरफ्तारी से पहले के, वो सारे के सारे आप उसमें जरूर लिखें। मेडिकल हुआ जैसे, या और भी अन्य बहुत सी चीजें हैं, या उसके साथ हिंसा हुई, मारपीट हुई, जो भी आपके साथ है पूरे सारे आधार आप लिखें उसमें। यह कि पुलिस ने धारा 35(1) के तहत गिरफ्तारी की अनिवार्य शर्तों, साक्ष्य मिटाने या गवाहों को धमकाने की आशंका के संबंध में कोई ठोस लिखित कारण केस डायरी में दर्ज नहीं किए हैं। 5वां, यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य तथा सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI के प्रकरणों में दिए गए दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। 6वां, यह कि प्रक्रियात्मक विधि का पालन न किए जाने के कारण उन्हें गिरफ्तारी पूर्ण अवैध है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जजमेंट मैंने लिख दिए हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप जजमेंट लिखो। आप चाहें तो उन्हें सूची अनुसार दस्तावेज बनाकर अलग से भी आप पेश कर दें। हालांकि दावों के अंदर तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में भी आदेश 6 के तहत कि दावों के अंदर जो है कि न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख नहीं किया जाएगा, धाराओं का उल्लेख नहीं किया जाएगा, सिर्फ घटना लिखी जाएगी। ये CRPC एक अलग कंडीशन हो जाती है जो है कि फौजदारी के मामले, चाहे तो लिख भी सकते हैं और ना चाहे तो आप अलग से सूची के अनुसार बेहतर रहेगा आप आवेदन लगा दें इसमें। और उसके बाद प्रार्थना आ जाएगी। 6वां है प्रक्रियात्मक विधि, प्रोसीजरल लॉ का पालन न किए जाने के कारण उक्त गिरफ्तारी पूर्णतः अवैध है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिमांड आवेदन को निरस्त करते हुए अभियुक्तों के न्याय हित में जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें। पुलिस रिमांड के लिए देगी, आप रिमांड पे भी आपत्ति करें, जमानत का भी आप आवेदन दें। दिनांक हो गया
और ये इस प्रकार से ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया सर। यहाँ आज के वीडियो पे मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी। अब यहाँ से अर्नेस्ट कुमार के जो दिशा निर्देश है वो अध्याय 1 चालू हुआ है सर इसमें। इस प्रकार से इसमें जो है कि तकरीबन 12-13 अध्याय हैं, समथिंग 200 के समथिंग इसमें ऊपर पृष्ठ हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि सेक्शन बीएनएसएस में पुलिस की गिरफ्तारी पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये अध्याय 1 है। इस पे अभी परसों ही मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने पूरा जजमेंट भी सर इसमें मैंने लिख दिया है, और अर्नेस्ट कुमार के पूरे दिशा निर्देश भी इसमें दिए हुए हैं। ये पूरा जजमेंट है। ये स्पेशल वीडियो सर मैं बना चुका हूँ इसमें, खाली डिजिटल ई बुक से मैं आपको परिचित करा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी डिजिटल ई बुक है, समथिंग समथिंग। और ये इसका वो है मुख्य पृष्ठ, फर्स्ट पेज। बिना नोटिस पुलिस गिरफ्तार कर ले तो क्या करें, बीएनएसएस सेक्शन 35(3) एन अर्नेस्ट कुमार गाइडलाइंस, वो दोनों गाइडलाइंस डिटेल अध्याय 1 में भी शामिल हो गई हैं। अध्याय ये मैंने इसमें अध्याय 1 में अर्नेस्ट कुमार के दिशा निर्देश हैं, और अध्याय 1A में प्रस्तावना और पृष्ठभूमि कर दिया है। इसमें अध्याय 2 में कानूनी ढांचे के बारे में सर कुछ बताया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ फैसले भी हैं, जैसे कि भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 का बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिसमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि यदि खात्मा खारिजा एफआईआर पर लगा दिया जाता है, खात्मा खारिजी फाइनल रिपोर्ट की अब आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी, पुलिस के द्वारा ऐसा लिख के कोर्ट में पेश किया जाता है। तो ये भगवत सिंह वाला जो मामला है, इसके अनुसार उस फरियादी को नोटिस देना जरूरी है, उसके बयान लेने के बाद ही कार्रवाई आगे की जाएगी कि इसको समाप्त किया जाए या ना किया जाए। ये पूरा उसमें अधिकार दिया गया। आप चाहें तो लिखित आपत्ति भी पेश कर सकते हैं, आपके बयान के साथ आपके जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है वो पेश कर सकते हैं, पुलिस ने जो अनियमितता की वहां पर वो बता सकते हैं। आपके बाद आईओ के बयान होते हैं, तो आप आईओ के बयान की सर्टिफाइड कॉपी ले लें, उससे आपको बहुत कुछ गाइडलाइन मिल जाएगी उनको पढ़ने के बाद कि इसमें पुलिस ने क्या अनियमितता की है। उनको सब मिलाकर, आपके डॉक्यूमेंट्स मिलाकर, आपके बयान में जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स पेश किए उन्हें एग्जिबिट करा दें। इन सबको मिलाकर आप लिखित बहस तैयार कर लें, और लिखित बहस तैयार करके कोर्ट में पेश करें। यदि जज साहब के द्वारा आपके पक्ष में आदेश किया जाता है, तो पुलिस ने जो गलत तरीके से खात्मा खारिजी लगाई है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, और वापस इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए जाएंगे, मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाएगा, कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। यदि पुलिस के माननीय न्यायालय के द्वारा इतनी घोर आपत्ति करने के बाद भी आपकी सुनवाई नहीं की जाती है, तो आप एडीजे कोर्ट में, डीजे कोर्ट में आप उसकी निगरानी कर सकते हैं। यदि सीजीएम साहब ने आदेश किया है, तो आप डीजे कोर्ट, एडीजे कोर्ट, डीजे कोर्ट में उसकी निगरानी कर सकते हैं। यदि आपने निगरानी नहीं की तो वो आदेश अंतिम मान लिया जाएगा, फिर आप आगे कार्रवाई करने के अधिकारी नहीं होंगे, और मुलजिम हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। आप फिर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने अक्सर मेरे वीडियो में उदाहरण के तौर पर ये उदाहरण लिया है, 30,37,500 की एक ठगी की, धोखाधड़ी की मामला में मैंने आपको अक्सर मेरे कई वीडियो में बताया है कि यदि ऐसी भी कंडीशन बन जाती है कि ये इससे हटके मामला हो गया, कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी करने की बात तो दूर है, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, एफआईआर लिखने के बाद कम से कम 7 महीने तक तो गिरफ्तारी नहीं किया गया 420 के मामले में। खुलेआम घूम रहे थे, रिकॉर्ड में चल रहा था, गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है, जबकि वही मौजूद थे। उसके बाद जांच की गई। जांच करने में पुलिस ने पाया कि अभियुक्त गण ने जो ठगी की राशि है, जो है कि जिस कंपनी का नाम लिया था, फर्जी कंपनी थी वो, उस फर्जी कंपनी के एजेंट बनकर ये फरियादी गण के पास आए थे, और झूठ बोलकर ठगी की नियत से पैसा लिया था कि यदि आप हमें देंगे तो हम इसको इस कंपनी में लगा देंगे, 10% मंथली आपको प्रॉफिट मिलेगा। एक को बचपन से जानते थे, उसी के भरोसे में पैसा दिया था, और पढ़े लिखे समझदार थे फरियादी भी, लेकिन अक्सर भरोसा और विश्वास भी होता है सर, वो भरोसे में ही दिया गया था। पारिवारिक संबंध भी थे, बचपन से संबंध थे, जानते थे एक दूसरे को। इस भरोसे में मात्र 14 महीने का कहकर उन्होंने पैसा लिया था कि हमारी चल अचल संपत्ति यही मौजूद है, हम आपका पैसा डूबने नहीं देंगे, ना हम खाएंगे, यदि कोई मामला बनता है तो आप हमसे हम पैसा ले लेना। ये भी कहा था कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे आपके अकाउंट में ये प्रॉफिट आ जाएगा। उसने पूछा भी था कि कंपनी क्या क्या काम करती है, तो 5-6 जगह बताई थी कि प्रॉपर्टी में निवेश करती है, और क्रिप्टो करेंसी में, शेयर बाजार में, और पता नहीं कहाँ का निवेश करते हैं। इनका आपको सोचने की जरूरत नहीं है, पैसा आपके खाते में आ जाएगा, आप हमसे पैसा ले लेना। कंपनी में तो कभी गया ही नहीं, पुलिस जांच में स्पष्ट हो गया था। एक टूर और ट्रेवल्स की कंपनी में बड़ा अमाउंट 27 लाख वहां भेज दिया गया, बाकी के दो अमाउंट 1 लाख और 2,37,500 सीधा आरोपी गण के खाते में गए। अब यहाँ से तो जांच शुरू होना थी सर, लेकिन पुलिस के द्वारा यही जांच खत्म कर दी गई। अब मामला क्या होगा सर, अब हम किसी को कुछ भी कह तो नहीं सकते, कानून में ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। कानून में प्रावधान है आप आगे कार्रवाई करें। हमारे द्वारा आपत्ति की गई सीजेएम कोर्ट में। यहाँ भी एक अजीब मामला आया है कि जो है कि खात्मा खारिजी रिपोर्ट उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाती है जिसके क्षेत्राधिकार में थाना आता है, लेकिन ये स्पेशल सीजेएम कोर्ट के समक्ष पेश की गई,
हमारे द्वारा आपत्ति भी की गई, माननीय न्यायालय से निवेदन भी किया गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब से कि सर ये कौन सा नियम है जिसके तहत ये जो है कि सीजीएम कोर्ट में ले जाए जा रहे हैं, क्या इसमें आरोपीगण की कोई चाल है, क्या पुलिस आरोपीगण के साथ सहयोग में लगी हुई है, कोई तो सर आधार ले। मगर माननीय न्यायालय भी चुप थे उस समय, उनके द्वारा भी वो भी खामोश थे कि, और अचानक पुलिस के द्वारा, अच्छा इसमें यहाँ 175(3) बीएनएसएस का आवेदन हमारे द्वारा पहले से लगाया गया था, क्योंकि फरियादी को आशंका थी कि पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही है और इसमें कोई भी अभियुक्तगण को लाभ पहुंचाने की मकसद साजिश कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। और जो फरियादी ने जो 4 मुलजिम के नाम बताए थे, उनमें से एक को पुलिस के द्वारा एफआईआर में शामिल नहीं किया गया था, तो उसको भी शामिल करने की मांग की गई थी। और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पाया था कि बड़ा अमाउंट जो है कि टूर और ट्रेवल्स में आरोपीगण ले गए थे और वहां ले जाकर गबन कर दिया, और साबित हो गया था कि कंपनी में जो आरोपीगण जिसके एजेंट बनकर आए थे उसमें पैसा गया ही नहीं, तो उसको भी आरोपी बनाने की मांग की थी, लेकिन पुलिस के द्वारा उसको भी आरोपी नहीं बनाया गया, दूसरे को भी आरोपी नहीं बनाया गया और सीधे खात्मा खर्चा लगा दिया। तो 175(3) का पेश किया गया था, तो फरियादी की ओर से हमारे द्वारा उसी 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पहले 156(3) थी, उसी में स्पेशल आवेदन दिया गया कि माननीय न्यायालय तुरंत रिपोर्ट मंगाई जाए। अब वहां पर भी क्या चालाकी आप मान लें या कौन सा कानून है ये तो पता नहीं, जज साहब भी समझ सकते हैं और पुलिस वालों को पता होगा कौन सा कानून के तहत पुलिस ने एक रिपोर्ट पेश की उसके अंदर, जबकि वास्तविक पूरी रिपोर्ट पेश वही होना थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष ही रिपोर्ट पेश की कि ये हम सीजीएम साहब क्या पेश करेंगे। अच्छा, सीजीएम साहब मौखिक रूप से बताया गया फरियादी को, फरियादी के वकील साहब को भी और माननीय न्यायालय को भी कि हम सीजीएम कोर्ट में पेश करेंगे, और पूरी वहां पेश कर दिया। अब उसको आधार बनाकर माननीय न्यायालय के द्वारा, हालांकि माननीय न्यायालय बाध्य नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985, इसका हवाला भी हमारे द्वारा जज साहब को दिया गया था कि गुण दोषों के आधार पर निराकरण किया जाए, इसको ना माना जाए, लेकिन माननीय न्यायालय ने उसी को बेसिक आधार मानते हुए आदेश किया कि ये जब सक्षम न्यायालय में पेश होगी तब ये सारी प्रार्थना जो आप हमारे समक्ष 175(3) में कर रहे हैं कि 2 को अतिरिक्त मुलजिम बनाया जाए और धाराएं बढ़ाई जाए लाइफ पनिशमेंट की, आप वहां पर करना सीजीएम साहब के समक्ष, क्योंकि वो अलग आदेश कर देंगे, हम अलग आदेश कर देंगे। हालांकि हमारे द्वारा माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय वो एक अलग प्रोसीजर है, पहले तो ये दो दो जगह कैसे पेश कर देंगे, यहाँ भी पेश करके इसका लाभ ले रहे हैं और वहां भी ये पेश कर देंगे और वहां प्रोसीजर ही क्या है। लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा चूंकि उसमें आदेश कर दिया गया तो हमारे द्वारा भी उसकी निगरानी कर दी गई, सर निगरानी की जाती है उसमें, लेकिन एक प्रोसीजर भी होती है। अब वो जो भी प्रोसीजर हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो पुलिस अधिकारियों के द्वारा इतना कह के हमारा 175(3) की कार्रवाइयों को समाप्त करवा दिया गया। ये फायदा सीधा सा अभियुक्तगण को मिला कि एक कार्रवाई तो उनकी समाप्त हो गई, उनके खिलाफ चल रही थी। अब थाने पर ही उस रिपोर्ट को ऐसा है कि ऐसे ही ले जाकर रख लिया गया, मौखिक कह दिया गया कि सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन पेश नहीं किया गया। फरियादी ने 6-7 चक्कर लगाए, 4 महीने से परेशान हो रहा था, लेकिन थाने पर भी गया, लेकिन वहां भी हमने पेश कर दिए। बस अब वो बेचारा परेशान, क्या करें। अब ये भी अजीब बात है कि वहां एक कार्रवाई को निरस्त करा दिया, दबाकर वहां रख लिया गया, वहां भी पेश नहीं की गई। तब वकील साहब को उसके द्वारा किया गया और सीजीएम कोर्ट में प्रोटेस्ट याचिका, ये आपत्ति पेश की गई और सारी बातें जज साहब को बताई गई, ये कि जो जो हुआ है, जज साहब ने तुरंत नोटिस जारी किया, तब जाकर केस डायरी में पेश की गई। फिर फरियादी के बयान हुए, उसके दस्तावेजों को एग्जिबिट करवाया गया, फिर आईओ के बयान हुए, अंतिम बहस पेश की गई। अब लिखित अब वो अंतिम आदेश के लिए लगी है। हमारा पूरा प्रयास है कि उसके 30,37,500 उसको प्राप्त हो जाए, क्योंकि उसके द्वारा खेती की जमीन को बेचा गया था, वो पैसा आरोपीगण के ट्रस्ट पर उनको दिया गया। अच्छा, कोई भी व्यक्ति किसी भी अजनबी को तो सर पैसा देता नहीं है, बचपन से जानते थे, पारिवारिक संबंध थे, विश्वास था, मात्र 14 महीने की बात की गई थी, 10% का प्रॉफिट बताया गया था, भरोसा दिलाया गया था, जमानत गारंटी ली गई थी। आपसी संबंधों में कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति भरोसा कर लेता है, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन भरोसा क्या, यदि उसका भरोसा तोड़ के उसके साथ ठगी और बेईमानी की गई तो अपराधी तो सजा के हकदार होंगे। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति भूल से रात का दरवाजा, घर का दरवाजा लगाना भूल जाए या घर का दरवाजा खुला करके सो जाए 1 मिनट के लिए, कई लोग घर का दरवाजा खुला भी करके सोते हैं गर्मी में, और चोर घर में घुस के चोरी करके लिए जाए। अब बाद में जो है कि पुलिस के सामने जाए तो पुलिस ये तर्क दे कि भाई साहब आपने आपके घर का दरवाजा खुला रखा था और इसलिए चोर चोरी कर ले गया, हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप जाइए। तो ये तर्क कानून में मान्य नहीं होता है सर, अपराधी को सजा दी जाएगी। जो है कि ये नहीं कहा जा सकता कि वो दरवाजा आपने खुला छोड़ दिया, ये आपकी सावधानी है,
या आपकी सावधानी आपको करना होगी। अब सावधानी नहीं हो पाई किसी कारण से और दुर्घटना घटित हो गई तो अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कानूनी प्रावधान इसमें बताए गए हैं। क्योंकि आज का वीडियो हमारा धारा 35(3) से संबंधित था और ये मैंने आपको एक फ्रॉड का एग्जांपल बीच में इसलिए दिया, फाइनेंशियल फ्रॉड का, क्योंकि आपको समझाने के और सीखने के उद्देश्य से ये जानकारी मेरे द्वारा दी गई है। पिछले कई वीडियो में मैं इस बात के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे चुका हूँ। तो ये सर अध्याय 3 हो चुका है यहाँ। इसमें ये जजमेंट से बात निकली थी सर, जजमेंट सामने आया, इसी जजमेंट की वजह से ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, क्योंकि ये इसी जजमेंट से रिलेटेड है। भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। दूसरा विनय त्यागी विरुद्ध इरशाद अली 2013 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। निर्मला सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब 2009 का, प्रभावी जांच का अधिकार। ललिता कुमारी विरुद्ध स्टेट ऑफ यूपी 2013 का जजमेंट है, 5 जजों की बेंच का है। जांच में निष्पक्षता होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कॉन्जेबल ऑफेंस में। एच एन ऋषभ विरुद्ध स्टेट ऑफ दिल्ली, और भी इसमें सर तकरीबन जजमेंट्स मेरे द्वारा इसमें दिए गए हैं। जब पर्याप्त गवाह हो तो क्लोजर क्यों असंवैधानिक मानी जाएगी, ये सारी जानकारियां इस अध्याय में दी गई हैं। अध्याय 4 में मार्गदर्शन और उदाहरण है सर, और 5 में वास्तविक केस स्टडी, छठे में धोखाधड़ी आपराधिक न्याय भंग के संबंध में, 7 में पुलिस क्लोजर रिपोर्ट के बारे में, गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने घंटे में पेश करना होगा अध्याय 8 में, 9 में संज्ञेय मामलों की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति क्या है, 10 में हरियाणा राज्य का फैसला है, 11 में एफआईआर से संबंधित है सर, 11वें में पुलिस कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, 12 में धारा 35 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, और विशेष सूचना है ये डिजिटल ई बुक खरीदने के संबंध में। तो ये सारी जानकारियां सर मैंने इसमें रिटर्न रूप में दे दी हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको सर खरीद भी सकते हैं। इसके खरीदने के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। आप उस पर क्लिक करके आप इसको खरीद भी सकते हैं। इसमें जो जानकारियां दी गई हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैंने दे दिया है तो ये फाइनल और अंतिम हो गया। आप पहले आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करें, उसके बाद इन जो मैंने बताया है ड्राफ्ट या आवेदन या इनमें जो परिवर्तन हो सकता है वो परिवर्तन इसमें किए ही जाएंगे। वो परिवर्तन करने के बाद इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। घटना में परिवर्तन होगा, समय में परिवर्तन होगा, कुछ पेरा इसमें से हटेंगे भी, कुछ नए पेरा बढ़ाई भी जाएंगे, धारा भी इसमें परिवर्तित होंगी, कुछ धारा जो मैंने लिखी वो हटाई भी जाएंगी और नई जोड़ी भी जाएंगी। जरूरी नहीं कि धारा 35(3) भी एनएसएस लिखी जाए। सिंपल जमानत का आवेदन लगा दिया जाए, 436 जो अब 480 कर दिया गया है, या परिस्थिति के हिसाब से उसमें कुछ और भी जोड़ा जा सकता है। तो ये जजमेंट जो मैंने दिए ये जजमेंट भी है, या हो सकता है आपके वकील साहब को इसके अलावा भी कोई और नए जजमेंट भी प्राप्त हो सकते हैं। तो टोटल मिला के पहले वकील साहब से सलाह मशवरा करने के बाद आपको आगे कार्रवाई करना है। एक एक बतौर गाइडलाइन के आपको मैंने ये ड्राफ्टिंग और ये गाइडलाइन के लिए ये सारी डिजिटल ई बुक आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दी है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके।